रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे तोशी? फ्रेज उत्तम, झूम झूम बराबर। मैम फ्री कंसेंट पढ़ रहे थे। फ्री कॉन्सेंट पर रहते। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा स्टूडेंट है इन कंपैरिजन टू दैट डे। 52 मैम उसका पार्टिसिपेंट। भी आप पीडीएफ नहीं भेजी फ्री कंसेंट वाला? फ्री कंसेंट का नहीं भेजा, उससे पहले का सारा भेज दिया है तुझे। फ्री कंसेंट का हाँ उससे जानबूझ पहले कर नहीं का। भेजा है, एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर भेजूंगी। ठीक है, ओके। नहीं तो बीच बीच में अगर 2-3 मैंने पीडीएफ भेज दिया तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइनल कौन सा है। अभी मैं उसको अपडेट कर रही हूँ, अभी वो बाकी है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, देखना बताना शेयर हुआ है नहीं। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि उस दिन हार्डली मेरे ख्याल से क्लास में 13 या 15 स्टूडेंट्स थे जिस दिन हमने ये कवर किया था, तो थोड़ा सा मैं लेके चलती हूँ। देखो, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कॉन्सेंट। तो फ्री कॉन्सेंट मतलब क्या होगा? हम लोगों ने देखा था जब 9 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे तो क्या क्या था उसमें? 2 पार्टीज, लीगल इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, लीगल इंटेंशन होना चाहिए, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, वो भी लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, राइट? मैम बाहर बच्चे अलाउ करने को बोल रहे हैं। ओके, मैं देख रही हूँ, मैं कर दूंगी बीच बीच में, डोंट वरी। इन्फोर्सिबिलिटी होना चाहिए। हाँ, Legal। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, और क्या क्या था तोषे? पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, यस, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, देयर शुड बी सर्टेनिटी, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो सर्टेन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। बाकी जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंटेंसिटी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑलरेडी कवर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लास में था कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी अगर कोई अडॉप्शन का केस है या चाइल्ड अडॉप्शन केस है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी को 5 इयर्स या 4 इयर्स से ज्यादा टाइम के लिए किसी को डीड्स दे रहे हैं, किसी के लिए लीज एग्रीमेंट करे, तो वो सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। ये सब हम लोगों ने 9 एसेंशियल एलिमेंट में देखा, तो उसमें एक फ्री कॉन्सेंट भी था, याद है फ्री कॉन्सेंट? ठीक है, जो भी क्लास आए होंगे उनको पता होगा कि फ्री कॉन्सेंट भी था। तो फ्री कॉन्सेंट का क्या मतलब होता है? एक हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री कॉन्सेंट। हाँ, एक हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेंसस एड इडम। कॉन्सेंसस एड इडम का मतलब दो लोग एक ही चीज पे एग्री कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दो लोग एक ही सब्जेक्ट मैटर पर एक ही आ गया उत्तम। नाउ दो लोग एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, गुड आफ्टरनून, एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? उसको हमने कंसेंसस एड इडम बोला था। अभी हम फ्री कॉन्सेंट की बात कर रहे हैं। फ्री कॉन्सेंट क्या होगा? फ्री कॉन्सेंट होगा जब दोनों पार्टीज ने बिना किसी फियर के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फियर के, बिना किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के या चीटिंग के, चीट नहीं किया गया। जैसे होता है ना, हम लोग देखते हैं ना, कोई कोई चिट फंड आती है जो आपसे इन्वेस्टमेंट करवा लेती है और बाद में पैसा लूट करके भाग जाती है, तो वो फ्रॉड हुआ। इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया गया हो किसी भी पार्टीज के साइड से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि अब जो कॉन्सेंट दिया गया दोनों पार्टीज की तरफ से वो फ्री है, यानी फ्री ऑफ ऑल दीज 4 थिंग्स जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। These 4 elements, any consent between the two parties of the contract should be free from coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, right? ठीक है, अब कोर्शन क्या होता है? कोर्शन है जब आपको फिजिकली आपको डराया धमकाया जाए कि तुम या तो मेरे साथ ये कोई भी अपना घर मुझे बेचो, ठीक है ना, आपका 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मैं 5 लाख में लेने के लिए आपको फोर्स कर रही हूँ, और अगर आपने नहीं दिया तो मैंने आपके घर में गुंडे भिजवा दिए, राइट? सुपारी दे दिया आपके जान के खतरा का। तो जहां पे आप फिजिकल
टॉर्चर कर सकते हो, जहाँ पे आप फिजिकली किसी को थ्रेट कर रहे हो कि हम आपको कुछ कर देंगे, आपके साथ कुछ, आपका हाथ पैर तोड़ देंगे, आपको जो भी इस तरीके का जो धमकी होता है, दैट धमकी अमाउंट्स टू कोवर्शन। आप इस डर से अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी लिख देते हैं या किसी की बात मान लेते हैं, तो वो क्या होता है, कोवर्शन होता है। और बाद में आप कोर्ट के सामने, उस समय तो चूंकि आप डरे हुए थे, आप अकेले थे, तो आपने उसकी बात मान ली। बाद में अगर कोर्ट में जाकर के आप बोलेंगे कि नहीं मेरे साथ ये गलत हुआ था, मेरे साथ इस तरीके से ये बात मनवाई गई, मुझे डरा धमका करके किया गया, तो फिर वो कोवर्शन हो जाएगा और उसको वो वाइडेबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और डिफरेंस है, हम लोगों ने इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर देखा था। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो माइनर के साथ होता है, वो क्या होता है, वो एब्सोल्युटली वॉइड होता है। वो ऐसा नहीं है कि माइनर बोलेगा कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, ये मेरे साथ फोर्सफुल हुआ या फिर मुझे उस समय समझ में नहीं आया इसलिए मैंने साइन कर दिया। वो वॉइड ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही वो गलत कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कोवर्शन से लिया गया कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाइडेबल है। वाइडेबल मतलब ये किसी के दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, करना चाहता है, या इसको कैंसिल करना चाहता है। हर्षित समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमने सबसे कम क्लासेस किए हैं। यस मैम। अगर तुम्हें समझ में आएगा तो मैं समझूंगी कि बाकी के लोग भी समझ जाएंगे इसको। आप कुछ लोगों ने, जिन जिन बच्चों को मैं जानती हूँ उसमें से कुछ बच्चों ने बहुत कम क्लासेस किए हैं, तो जो ज्यादा चैलेंज उनको समझाना है। जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा चिंता नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पे, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वॉइड है, यानी वो माइनर बोलेगा कि मैं इसे एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है, आपकी मैच्योरिटी इतनी नहीं है, तो ये वॉइड ही वॉइड है। लेकिन कोवर्शन, यानी अगर धमकी देकर के मैंने हर्षित से कोई बात मनवा ली, दैट मीन्स नाउ इट इज अप टू हर्षित, जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ ये गलत किया गया, उसको किसी चीज मनवाने के लिए डराया धमकाया गया, उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर इसको कैंसिल करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है, तो वो इसको कर सकता है। क्लियर, समझ में आया ये पॉइंट? यानी ये वाइडेबल है, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, राइट। तो अब कोर्शन क्या है, जो भी इंडियन पीनल कोड में, आईपीसी में जो भी करने से मना किया गया है, उस काम को करने की थ्रेटनिंग आप देते हैं किसी को या कमिटमेंट देते हैं किसी को, तो वो कोर्शन माना जाएगा। जैसे एक्स थ्रेटन्स टू बीट वाई, एक्स वाई को बोलता है कि मैं तुम्हें खूब पीटूंगा, हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा अगर तुमने ये 10,000 का चेक मेरे नाम से एग्जीक्यूट नहीं किया, तो देन दैट बिकम्स कोर्शन। अगर उसको वाई ने वो चेक दे भी दिया तो ये कोर्शन हो, और अब वाई जाकर के पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट में जाकर के अपने लिए जस्टिस मांग सकता है, और ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी लेकिन वाई की होगी कि उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई थी, उसको कोई धमकी दिया गया था। समझ गए इतना? लेकिन जिम्मेदारी ये एग्रीव पार्टी की ही है, जिनके ऑप्शन पे ये वाइडेबल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कोर्शन आल्सो एम्प्लॉयज द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी की संपत्ति को आप क्या बोल रहे हो कि नहीं देंगे। कभी कभी होता है ऐसा, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा कि आपकी ही प्रॉपर्टी, मैं दो एग्जांपल देती हूँ समझ में आ जाएगा शायद। एक ट्रांसपोर्ट, किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, हम सपोज करो अग्रवाल ट्रांसपोर्ट बहुत फेमस है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को शिफ्ट करने में, तो हमने अग्रवाल ट्रांसपोर्ट को अपना सामान दे दिया और हम ट्रांसफर हो रहा हमारा, सपोज करो दिल्ली से पटना हम मूव कर रहे हैं, हमने उनको सामान दे दिया। अब वो हमको यहाँ हैंड ओवर, ऐसे वो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, वो ऐसा नहीं करेगी, पर मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि वो यहाँ पे उसके आदमी बोले कि नहीं हम आपको, आपका ही सामान है, मेरा ही सामान, तब तक हैंड ओवर नहीं करोगे जब तक जो भी अग्रीड अमाउंट हो उससे 10,000 आप मुझे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि जो भी बहाना हो, ये लग गया वो लग गया व्हाटएवर, बाद में हमको 10,000 और ज्यादा चाहिए, और जब तक नहीं देंगे तब तक हम सामान आपको नहीं देंगे। तो क्या हुआ, ये एक तरीका क्या हुआ कि हमारी ही संपत्ति को वो डिटेन करके रखना चाहता, अपने पास रोक के रखना चाहता, और हमको मजबूर कर रहा है कि हम 10,000 या 5,000 या 15,000 और ज्यादा पे करे, जो एग्रीड अमाउंट था पहले उससे ज्यादा पे करे। अभी ये भी कोर्शन कहलाएगा, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लो किसी प्रिंसिपल ने एजेंट को, अपने किसी एजेंसी का बहुत सारा उसका ऑफिस है, और किसी एक ऑफिस को या एक शॉप को हैंडल करने के लिए किसी को वहां का मैनेजर बना दिया है।
अब वो मैनेजर ने कुछ भी गड़बड़ किया होगा, कुछ भी गड़बड़ी की होगी, एंड द प्रिंसिपल डिमांडेड कि मुझे वो बुक ऑफ अकाउंट दो, मैं उसको चेक करना चाहता हूँ एक बार। तो वो अगर ऐसी शर्त रखेगा कि नहीं, मैं ये बुक ऑफ अकाउंट तब तक आपको नहीं दूंगा जब तक मेरे पुराने जितने भी लोन्स हैं या एडवांसेस हैं या जो भी, वो माफ कर दीजिए, तभी मैं दूंगा। दैट मीन्स क्या, मेरा ही बुक ऑफ अकाउंट यानी ओनर का ही बुक ऑफ अकाउंट उसको ही दिखाने से हम मना कर रहे हैं जब तक कि वो ओनर मुझे अपने प्रायर जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी है उससे मुझे फ्री नहीं करता है। ये भी कोर्शन कहला सकता है। उस समय अगर वो मान भी जाता है प्रिंसिपल कि अच्छा ठीक है तुम दे रख लो, मैंने तुम्हें माफ किया, बट लेटर ऑन वो इसको स्यू कर सकता है कि वो उसने इतनी सारी प्रॉब्लम की थी और हमारा बुक ऑफ अकाउंट दिखाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उसकी ये बात मान ली, और उसको सेट असाइड किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, यानी वापस से उसकी लाइबिलिटी को कोर्ट सीधा सीधा उसको कहेगा कि नहीं, यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल, और जो भी आपका एडवांसेस है, लोन है, वो आपको पे करना पड़ेगा, यानी उसको वो इनलिस्ट कर सकता है। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट क्या है? द एक्ट ऑफ कोर्शन मस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है, वो कोर्शन तभी कोर्शन माना जाएगा जब किसी दूसरे पार्टी को आपने इंड्यूस किया या उसको मनाया या उसको डराया धमकाया किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं ना, दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए या बाताबाती हो जाए, तो हम बोलते हैं ना कि हम तुमको देख लेंगे, ठीक है ना, बाद में देखते तुम्हें, थाने में मिलते हैं तुमसे। ये सब बोलना इज नॉट कोर्शन। धमकी ये भी है, बट दिस इज नॉट कोर्शन, क्योंकि ये सब बातों को बोल करके आपको उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस नहीं किया, उसमें आने के लिए आपको तैयार नहीं किया। हाँ, लेकिन हम बोले कि अगर आप नहीं देंगे तो हम कुछ भी करेंगे, आपके बच्चे को किडनैप कर लेंगे, राइट? वो क्या हो गया? वो दैट अमाउंट्स टू कोर्शन। यानी हम आपको ये सब बातें बोल के क्या करना चाहते हैं, हम आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर करवाना चाहते हैं। व्हाई आर यू लाफिंग, राइट? हम आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाहते हैं। समझ में आया? यानी हम आपके साथ कोई डील करना चाहते हैं और अपना आपके मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हैं या आपके डर का फायदा उठाना चाहते हैं, तब उसको हम कोर्शन कहेंगे। ऐसे ही किसी ने डरा दिया, धमका दिया, दैट इज नॉट अ कोर्शन, वो बस थ्रेटनिंग रह जाएगा, वो कोर्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। द कोर्शन कैन बी अप्लाइड बाय स्ट्रेंजर। ये लास्ट, ये भी इसमें एक पॉइंट है, यानी कि कोर्शन जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है, सपोज करो कोई कॉन्ट्रैक्ट मेरे और तोशी के बीच में, ठीक है ना, मैंने धमकी दिया तोशी को, ठीक है, कि अगले दिन से कॉलेज आना बंद करवा दूंगी अगर तुमने कुछ भी मेरा काम नहीं किया, तो बात नहीं माना तो, ठीक है। तो उसने कर लिया डर के मारे, ठीक है, कर देते हैं, मैम बोल रही है, एंड नाउ नेक्स्ट डे उसको फिर दिमाग गया कि नहीं ये तो गलत है, इस तरीके से तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसने क्या, कंप्लेन कर दिया, एंड देन उसको कैंसिल कर रही है, और फिर वापस से जैसे था वैसे ही करने के लिए कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दे दिया, मुझे क्या कहा, डांट फटकार लगाई, और या फिर जो भी पेनाल्टी करनी थी करी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दो पार्टी के अलावा तीसरा भी हो सकता है जो धमकी दे दे, उसको हम कोर्शन, वो भी हो सकता है। जैसे कि एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है, एक्स बोलता है वाई से कि तुम अपना जो ये मोटरसाइकिल है वो जेड को बेचो, वो भी सिर्फ तुम 2-4 हजार रुपए में बेचो, ठीक है, यानी कि अगर वो 50,000 का है तो उसको तुम 4,000 में बेचो, 5,000 में बेचो, और अगर तुमने नहीं बेचा तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। दैट मीन्स अ स्ट्रेंजर हु इज नॉट एनी पार्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो पुट कोर्शन ओवर द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है, ये हो सकता है। Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. कोर्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही दूसरी पार्टी पे को फोर्स कर सकता है या उसको थ्रेटन कर सकता है। इवन कोई थर्ड पार्टी भी है जो उसका फ्रेंड है, उसका भाई है, उसका नेबर है, अगर वो भी आपको फोर्स करता है तो वो भी क्या हो गया, दैट आल्सो अमाउंट्स टू कोर्शन। जबकि हमने एक टर्म देखा था उस दिन लास्ट क्लास में, क्या था वो टर्म, किसे याद है? ड्यूरेस। वेरी गुड, ड्यूरेस था वो कोमल। ड्यूरेस मीन्स क्या, इंग्लिश लॉ में ड्यूरेस एक वर्ड है जो सिर्फ पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पर क्या कर सकती है, एक दूसरे पर कर सकती है। जैसे कि ए और बी है और ए और बी उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है, तो ए बी को थ्रेटन कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, रॉन्गफुल उसको फोर्सफुली उसको तैयार कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो ड्यूरेस कहलाएगा। वाइल कोर्शन क्या है, वो कोई तीसरा आदमी, कोई चौथा आदमी भी आपको डरा सकता है कि आप वो करिए, नहीं तो मैं आपको हार्म पहुंचाऊंगा, क्षति पहुंचाऊंगा, जो भी हो,
ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेंजर द्वारा भी कोर्शन हो सकता है, जबकि ड्यूरेस में सिर्फ पार्टीज होते हैं। ड्यूरेस, DURESS, ये था वो टर्म, राइट। ठीक है, अब आगे Yes, देखते ma'am. क्या है। हाँ, it is not necessary that the Indian Penal Code should be enforced at the place where the coercion is applied। ये था एक पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि जहां पे ये कोर्शन किया गया है, जिस जगह पे ये कोर्शन अप्लाई किया गया है दूसरे पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, वहां पे इंडियन पेनल कोड लागू हो ही। अगर वो किसी दूसरे जगह में किया गया, सब उस दिन हमने एग्जाम्पल में देखा था कि कहीं पे कोई जहाज आ रही है, किसी अटलांटा से आ रही है, किसी एशिया पैसिफिक की तरफ, ठीक है, किसी ओशन की तरफ आ रही है, वहां से हमारा सामान आ रहा है, और वहां पे बीच नदी में, बीच समुद्र में कैप्टन ने क्या कहा कि या तो आप मुझे इतना रेम्यूनरेशन देंगे, या फिर मुझे इतना पार्ट का जो भी बेनिफिट आपको आएगा 50% बेनिफिट आप मुझे देंगे, नहीं तो मैं शिप को यही डुबा दूंगा। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, मान जाएंगे कैप्टन की बात, मान जाएंगे? यस मैम, लेकिन बाद में फिर कर सकते हैं। ओके, वहां तो डर के मारे मान गए, 50% उसको दे दिया, क्योंकि बीच नदी में डुबा देगा तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ इसकी बात मान लेते। फिर आप, तो वो कहाँ पे हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो जो आपने डर के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट साइन की, वो भी समुद्र में साइन की, कहीं भी ऐसे जगह जहाँ पे IPC यानी इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन जब आप कलकत्ता आकर के, या कहीं किसी भी मुंबई पोर्ट पे आकर के, कहीं भी आकर के आप उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, राइट। और आकर के कोर्ट की शरण में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे 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 साथ ऐसे ऐसे हुआ था और उन्होंने वहां पे किया था, फिर वो वहां पे भी वही वो लागू हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि कोर्ट, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे पोर्शन के बाद क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे तो वो वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पे IPC या इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल है। उस टेरिटरी यानी इंडियन टेरिटरी के बाहर का अगर कुछ केस है तो यहाँ पे उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्शन के केस में कहीं पे भी आपके साथ गलत हुआ है, अगर आप उसको आकर के यहाँ पर कोर्ट के शरण में जाएंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, तो दे विल गिव यू जस्टिस एंड दैट विल अमाउंट टू कोर्शन। और ये क्या है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है ना। जो भी इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट जाता है वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, यानी बहुत सीरियस केस बन सकता है इसमें, इसके अगेंस्ट। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। एक और पॉइंट है, एक पॉइंट है थ्रेट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, अगर आप किसी को धमकी देते हैं कि आपने, हाँ ठीक है ना मैम, वेटिंग रूम चेक कर लीजिए ना, नीरज का कट गया। हाँ, मैंने नीरज को एक्सेप्ट कर लिया, वो तुम्हारे बगल से झांक रहा है। नाउ ओके, तो मैं क्या बोलती, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, यानी अगर कोई ये धमकी देता है कि आप मेरी बात मान लीजिए, या फिर आप ये कर लीजिए, जो भी मैं बोलता हूँ वो करिए, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, छत पर से कूद जाऊंगा। ये भी एक तरह का धमकी है, ये भी आपको वो धमकी दे रहा है कि वो अपनी जान ले लेगा। और ये अपनी जान लेना भी IPC में क्या आता है, अंदर आता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो ये भी कोर्शन ही कहलाएगा। अगर कोई आपको क्षति पहुंचाए या खुद को फिजिकली हार्म करने की कोशिश करे तो दोनों ही कोर्शन कहलाएगा। एंड थ्रेट टू कमिट सुसाइड आल्सो अमाउंट्स टू कोर्शन, जिसमें हमने देखा था कि एक हस्बैंड ने, जिसका नाम था अमीराजू वर्सेस शेषम्मा, इसमें ए ने अपने वाइफ और अपने सन से कुछ भी कोई डीड पे साइन करवाया था ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्रेटनिंग कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और उन लोगों ने ये एग्री कर लिया। बाद में उनकी वाइफ वगैरह कोर्ट जाती है और बोलती है कि हमें इस ग्राउंड पे हमने उस समय बात मान ली थी, तो उस ट्रांजेक्शन को सेट असाइड कर देना, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, राइट। और ये जो मैं पहले ही बता चुकी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी आपके साथ आपको थ्रेटनिंग दिया गया, आपको डराया धमका करके आपसे सिग्नेचर लिया गया या आपसे ये काम करवाया गया, ये प्रूफ करने का जिम्मेदारी किसका होता है यहाँ पे कोर्शन के केस में? जिसके साथ कोर्शन किया गया है उसका। बिल्कुल, एग्रीव्ड पार्टी का, राइट, जिसको डराया धमकाया गया, जिसको इंड्यूस किया गया डरा धमका करके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का, ये जिम्मेदारी उस एग्रीव्ड पार्टी की होती है कि यू हैव टू प्रूफ कि आपके साथ जबरदस्ती हुई है। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह आगे एग्जीक्यूट होगा, राइट। इफेक्ट्स ऑफ कोर्शन थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ कोर्शन, पहला पॉइंट है एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी जिसके साथ गलत हुआ है
उसके हेल्प मांगने से वो कोर्ट में जाता है और इसको बोलता है कि ये रिवोक करवाइए क्योंकि मेरे साथ गलती से हुआ है, मेरे साथ जबरदस्ती से ये सब किया गया है, तभी वो वाइडेबल होगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह चलता रहेगा। तो ये एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे है कि वो इसको रिवोक करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे मैंने ठग करके या आपको मैंने डरा धमका करके आपसे आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली, बाद में ये प्रूफ हो गया, आपने ये प्रूफ करवा दिया कोर्ट में कि आपसे डरा धमका करके ये किया गया, नाउ कोर्ट मुझे ये ऑर्डर दे सकता है कि आप क्या करिए, आप इनका जो भी प्रॉपर्टी आपने लिया है, जो भी लैंड लिया है, जो भी पैसा आपने इनसे ज्यादा लिया, वो इनको रीपे करिए, इनको वापस करिए। ठीक है, यानी रेस्टिट्यूट करवाने का होता है इसमें, राइट? ठीक है, समझ में आया साक्षी? यस मैम। नेक्स्ट, सेटिंग असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। सेटिंग असाइड करना मतलब वही रिजेक्ट करना या फिर कैंसिल करना। अग्रीव्ड पार्टी कैन हैव द कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड और ही इज, हाँ अब ये अग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैंसिल कराना चाहता है या वो चाहता है कि ये एग्जीक्यूट हो, राइट? ये चीज हो, सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है, मैं बताऊंगी, फ्रॉड के केस में नॉर्मली ऐसा होता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन से या फ्रॉड से, अब ये अग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंड करता है कि मेरे साथ चीटिंग तो हो गया, फिर भी मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ या फिर मैं कैंसिल करना चाहती हूँ। तो अगेन सेटिंग असाइड कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द अग्रीव्ड पार्टी। अगर वो चाहता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है और अगर वो चाहता है तो उसको वहीं पे कैंसिल किया जा सकता है। क्लियर? यस मैम। हो गया, ये तुम्हारा कोर्शन कंप्लीट हो गया। यही हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में पढ़ा था, थोड़ा बहुत माइनर का कुछ बचा हुआ था तो उसको भी कवर किया था। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब गलत तरीके से आपके ऊपर प्रभाव जता करके, आपको डोमिनेट करके मैंने आपसे कोई काम करवा लिया, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझाने के लिए मैंने एक बार छोटा सा स्टोरी भी बताया था तुम लोग को, व्हाइट टाइगर का एक पार्ट था। वो स्टोरी इसलिए बताया था क्योंकि जो भी कमजोर है उस पे जो उसका मालिक है या ओनर है या जिसका डोमिनेटिंग पोजीशन है, वो उससे गलत करवा सकता है क्योंकि वो कहाँ है, वो उसके अपर साइड में है। ठीक है, वो उसको डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। जैसे उस स्टोरी में मैंने बताया था कि एक क्या था, एक नौकर था, सर्वेंट था और एक मालिक था। मालिक बहुत अच्छा मालिक था, बिल्कुल मालिक बहुत अच्छा मालिक था। वो हर तरीके से अपने नौकर का ख्याल रखता था, उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसे टाइम से भेज देता था। बहुत ही अच्छा मालिक था, बहुत ही अच्छा मालिक था। लेकिन एक टाइम क्या हुआ कि वो लोग कहीं पार्टी से आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, उनकी वाइफ चला रही थी उस समय गाड़ी, राइट? अब उनको डर लगने लगा, उसमें कोई आदमी मारा गया उस एक्सीडेंट में। अब उनको डर लगने लगा कि अब जब कभी भी कोर्ट आएगी, हम पुलिस आएगी हमारे घर और छानबीन करेगी तो मेरी वाइफ को लेके पकड़ के लेके चली जाएगी और उनको, उनके ऊपर केस वगैरह हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे, बहुत सीरियस केसेस हो सकते हैं। तो बहुत बेचारे 3-4 दिन तक बहुत बेचैन रहे कि कैसे बोले, क्योंकि वो चूंकि अच्छे आदमी थे तो उनको बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। बट देन उन्होंने एक दिन तय किया कि वो अपने सर्वेंट को ये ऑफर करेंगे। उन्होंने बोला कि तुम अगर पुलिस हमारे यहाँ आती है तो यू जस्ट टेक ऑल द ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट, तुम ये एक्सेप्ट कर लेना कि तुम चला रहे थे उस समय गाड़ी, और मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा बाद में, जो भी बेल वेल करवा करके जो भी होगा तुम्हारा खर्चा केस लड़ने का वो सब मैं पे करूंगा और तुम्हारे घर की भी पूरी जिम्मेदारी मैं देखूंगा तुम्हारे पीछे से, लेकिन तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लेना। नाउ व्हाट ही डिड, ही एक्सेप्टेड कि ठीक है, उसे भी लगा कि चलो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ अपने फैमिली के लिए, अगर ये ले लेंगे तो ठीक है मैं मान लेता हूँ। लेकिन एक छोटे से बात पे क्या हुआ कि आप अच्छे होते हुए भी, चूंकि वो सर्वेंट था, आपके अंदर था, सबऑर्डिनेट था आपका, आपने क्या किया, एक तरीके से वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ना, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अपने किसी बात को मनवाना, यही हुआ ना अनड्यू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाता है, राइट? यहाँ पे मेंटल या मोरल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। डिफरेंस समझ में आया कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का? जो कोअर्शन है वहां पे फिजिकल हार्म पहुंचाया जाता है, मारने का या हाथ पैर तोड़ देने का या जो कुछ भी, आपको फिजिकली इंज्योर्ड किया जाता है या आपको धमकाया जाता है कि मैं कूद जाऊंगा या आपको कुदा दूंगा, व्हाटएवर। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपके मेंटल लेवल पे काम किया जाता है, आपको मोरली थ्रेट किया जाता है या मोरल लेवल पे आपको मनाया जाता है कि आप काम कर लीजिए। अभी एक एग्जांपल, एक स्टोरी के थ्रू मैंने दिया, ऐसा बहुत सारा केसेस आएगा आगे, राइट?
तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, मेंटल प्रेशर क्रिएट करना एक पार्टी द्वारा अपने दूसरे पार्टी को उनसे बात मनवाने के लिए। अगेन बात मनवाना जरूरी है, आपको ये सब किया जाता है ताकि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें, इसलिए ये सब किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मोरल कोअर्शन, मैंने पहले ही बोला मेंटल प्रेशर या फिर मोरल कोअर्शन, ठीक है। इट इज नॉट फिजिकल कोअर्शन, फिजिकली कुछ भी इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ये मोरल कोअर्शन है, ठीक है। आपके मेंटल लेवल पे आपको डराया धमकाया जाता है या आपको तैयार किया जाता है उस काम को करने के लिए। अच्छा, इसमें जो रिलेशनशिप होगा, दो पार्टी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होगा, यानी कोई स्ट्रेंजर कोअर्शन नहीं कर, स्ट्रेंजर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता है, ठीक है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस जब भी होगा तो कोई ना कोई पार्टी, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर होगा। ये रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, तो एक डोमिनेटिंग रिलेशनशिप हो सकता है और एक सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हो सकता है, एक उसका जूनियर हो सकता है। जैसे कि देखो, मान लो कि कोई बोले कि मैं आपका तो ये जन्म बहुत अच्छा गया, इस जन्म में तो आपने सब तरीके की सुख सुविधा आपको मिला, अच्छा खासा आपने निभाया, मैं आपका दूसरा जन्म भी इसी तरह का बहुत अच्छा करवा सकता हूँ अगर आप अपने इतनी संपत्ति मुझे दे दे। तो कोई साधु महात्मा ऐसा बोलता है। तो नॉर्मली जो भक्तगण होते हैं, खासकर अंधभक्त जो होते हैं, वो अपने गुरु के प्रति या अपने इस तरीके के जो जिनको वो फॉलो करते हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा समर्पण रखते हैं, तो दे देते हैं, ठीक है मेरा अगला जन्म भी आप सुधार दीजिए और ये सब ले लीजिए। लैटर ऑन अगर उसको लगेगा ऐसा कि नहीं, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो वो ये बोल सकता है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकता है कि मुझे इसने इस तरीके से इंड्यूस किया, मेरे ऊपर इतना मोरली मुझे इतना मेरा ब्रेन वॉश किया गया कि मैंने ये बात मान लिया, और उसको भी वो सेट असाइड कर सकता है, रिवोक या कैंसिल कर सकता है। यानी दोनों के बीच में क्या कैसा रिलेशन होगा, एक का डोमिनेटिंग पोजीशन होगा और एक उसका क्या होगा, एक बिल्कुल उसके अंदर काम करेगा, जो उससे एकदम प्रभावित हो। ऐसे एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, आगे शायद लिखा होगा, मैं बता देती हूँ। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन ऐसा होता है, पेशेंट वो सब करने के लिए तैयार होता है जो डॉक्टर उसको बोलता है, क्योंकि उसको पता है ही कैन सेव माई लाइफ, राइट, होता है। उसी तरह जो Yes, धर्म ma'am. गुरु होते हैं और जो डिवोटीज होते हैं उनके बीच भी ऐसा रिलेशन होता है। अगर वो बहुत अंधभक्त है तो वो अपने गुरु की सारी बातें मानेगा। उसी तरह लॉयर और जो क्लाइंट होता है, एडवोकेट और उनके क्लाइंट का भी रिलेशन ऐसा ही होता है, जहाँ पे एडवोकेट आपको डोमिनेट कर सकता है। ऐसे ही ब्रोकर और कस्टमर का भी रिलेशन हो सकता है। ब्रोकर आपको कहीं किसी प्रॉपर्टी को देख के बोले कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, 40 मिनट के बाद कट जाएगा तो वापस से ज्वाइन कर लेना, मैं रीस्टार्ट कर दूंगी इसको, सेम लिंक को। तो क्या लॉयर क्या बोल सकता है कि मैं इनको ठीक है, ये मैं प्रॉपर्टी को जानता हूँ, जो भी ब्रोकर है वो बोल सकता है जानता हूँ ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है, ले लीजिए। आप ले लेंगे, लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि ये ऑलरेडी मॉर्गेज है या कहीं पे सोल्ड आउट है, राइट। तो क्या होगा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं आपने, या फिर वो बहुत कम वैल्यू का जो प्रॉपर्टी था वो आपको बहुत महंगे में बेच दिया गया, राइट। Yes, ma'am. तो ये सब Yes, अनड्यू ma'am. इन्फ्लुएंस आसानी से इस तरीके के लोग अपने जूनियर्स पे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया वो सब, एक लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। तो ये सारे एग्जांपल थे जहां पे, अच्छा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो क्रिएट किया जाता है वो अगेन क्रिएट किया जाता है आपको किसी अनफेयर एडवांटेज अपने पोजीशन का। जैसे मनी लेंडर है और बोरोअर है, तो मनी लेंडर बोलेगा कि हम 100% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देंगे। अभी जो बोरोवर है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है उस पैसे की, वो मान लेगा, वो ले लेगा। लेकिन लेटर ऑन अगर वो ऐसा चाहे कि देखिए 100% इंटरेस्ट भी कोई लेता है क्या, 8%, 4%, 5% चलता है, इतना ज्यादा कौन देता है, तो मान लेगी कोर्ट की, क्योंकि आपका जो पोजीशन है वो डोमिनेटिंग पोजीशन है और आपने इस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला होगा, ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। हाँ, अगर आप ये प्रूफ कर देंगे कि नहीं आपने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाला तो अलग बात है। यानी कि कोर्शन में जो प्रूफ करने का जिम्मेवारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो अग्रीव पार्टी का होता है। वाइल अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, हमने आपको किसी तरीके से अपने पोजीशन का कोई भी मिसयूज करते हुए आपको नहीं मनाया है, नहीं फुसलाया है ये काम करने के लिए। ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा उसकी होगी। क्लियर, समझ में आया, ये दोनों अंतर है दोनों में, ठीक है, ओके। यहाँ लॉ प्रिज्यूम्स अ पर्सन टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। लॉ क्या मानेगी, अगर आप उस पोजीशन पे है जहां से आप डोमिनेट कर सकते हैं दूसरे पर्सन के विल को यानी इच्छा शक्ति को, ठीक है ना।
या उनके काम करने के ऑप्शंस को, वो किस ऑप्शन को चुने और ना चुने, यहाँ तक अगर आप उसको चेंज करने के लिए आप उसको बाध्य कर सकते हैं, तो आपके डोमिनेटिंग पोजीशन को लॉ समझेगी कि आप ऐसा कर सकते हैं और आपने ऐसा किया है। जैसे कि मैंने मनी लेंडर का भी एग्जाम्पल दिया, राइट, किसी स्पिरिचुअल एडवाइजर का एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर्स एंड पेशेंट के बीच में है, तो लॉ समझ लेगी कि हाँ आपका चूंकि अपर हैंड है, आप चूंकि डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो, तो आप ये कर सकते हो, और इसीलिए वो आपको ही गलत ठहराएगी। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, यानी आपने किसी तरीके से अपने पोजीशन का, अपने रैंक का मिसयूज नहीं किया है, उसको मिसयूटिलाइज नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ एक केस है मूडी वर्सेस कॉक्स का। मूडी वर्सेस कॉक्स दोनों प्रॉपर्टी में डील करते हैं। उन्होंने एक एडवोकेट ने अपने क्लाइंट को समझाया कि ये जो भी प्रॉपर्टी है वो बहुत सस्ता है, आप ले लीजिए, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि ये काफी महंगा हमने ले लिया है अपने एडवोकेट की बात मान करके। और कोर्ट ने ऐसा तय किया कि हाँ, चूंकि एडवोकेट पर लोग बिलीव करते हैं, चूंकि वो जानता है, सॉलिसिटर है इसका, और वो क्लाइंट को समझा सकता है, उसको किसी तरह मैनेज कर सकता है वो चीज खरीदने के लिए, तो कोर्ट ने जो फैसला किया वो क्लाइंट के फेवर में किया, क्योंकि उसका अपर हैंड डोमिनेटिंग पोजीशन पे जो था वो सॉलिसिटर था या फिर एडवोकेट था। नाउ ये डिफरेंस है कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंसेस के बीच में। कुछ डिफरेंसेस तो तुम लोग खुद ही समझ लोगे, देख लो एक बार। कोर्शन क्या है? थ्रेटनिंग, किसी को फिजिकल ट्रॉमा, किसी को फिजिकल फोर्सफुल थ्रेटन करने का जो केस होता है वो कोर्शन के अंदर जाता है। जबकि मोरल या मेंटल लेवल पे आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो उसका अपना डिसीजन चेंज करने के लिए, विल चेंज करने के लिए, तो फिर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसीलिए इसको मोरल बोले और इसको फिजिकल बोले, राइट? ये क्लियर है पहला पॉइंट? यस मैम। ओके, नाउ सेकेंड वन इज सेक्शन। ये जो कोर्शन है वो सेक्शन 15 में फॉल करता है, व्हाइल अनड्यू इन्फ्लुएंसेस फॉल अंडर सेक्शन 16। अब इसको रहने दो यहीं पे। यूज क्या है यहाँ पे? साइकोलॉजिकल प्रेशर और फिजिकल फोर्स। यहाँ पे सिर्फ मेंटल या मोरल, ठीक है ना? यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर, मैं सुसाइड कर लूंगा नहीं तो मेरी बात मान लो, राइट? या फिर फिजिकल फोर्स, आपको हाथ पैर तोड़ दूंगा, आपका जान ले लूंगा, या आपके बच्चे को किडनैप कर लूंगा, ये सब होगा कोर्शन में। यहाँ पे सिर्फ मेंटली आपको मोरल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा आपके ऊपर, मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। अगर कोई बीमार है तो मैं इतने में ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आप मेंटली ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो और ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट किया जा रहा है, तो आप एग्री कर लोगे जैसे तैसे, तो दैट बिकम्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपको वो कोर्शन का पर्पस है कि आपको डरा धमका करके किसी बात के लिए राजी किया जाए, आपसे कॉन्सेंट लिया जाए, आपको अग्री किया जाए। और या अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में पर्पस होता है कि मैं अपने पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज ले रही हूँ, ठीक है? मेरे प्रिंसिपल हैं या फिर आप मेरे डॉक्टर हैं, तो आप मुझसे गलत काम करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर डॉक्टर, तो आप अपने पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए जब ये काम कर रहे हैं तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यस, कोर्सन इज कम्स अंडर आईपीसी, ठीक है ना, इंडियन पेनल कोड के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ पे कोर्शन को क्रिमिनल ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है? जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, इतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस कोर्शन है। इसी तरह जब आगे पढ़ेंगे हम मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, तो फ्रॉड क्रिमिनल ऑफेंस है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन उससे कम है, उतना ग्रीन नहीं है, उतना सीरियस नहीं है। ओके, आगे रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें कोई रिलेशनशिप हो जरूरी नहीं है। तोशी, आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रेंजर भी आपको कोर्शन के लिए कोर्शन कर सकता है, आपको थ्रेटन कर सकता है, तो रिलेशनशिप होना यहाँ पे जरूरी नहीं है कोर्शन के केस में। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा जहां पर आप डोमिनेटिंग पोजीशन, मालिक के पोजीशन पे होंगे, राइट, या डोमिनेटिंग पोजीशन पे होंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ lies on aggrieved party in case of coercion, and in case of this thing, what is this, undue influence, lies on डोमिनेटिंग पार्टी। जो डाल रहा है उस पर प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने नहीं डाला, राइट? अब नेक्स्ट फ्रॉड। अभी तक सब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस में एक चीज मैंने नहीं कवर किया पर तुम लोग को बता देती हूँ। एक पर्दा नशी वुमेन होता है। पर्दा नशी वुमेन मतलब हमारे सोसाइटी में या इंडियन जो भी हमारा लॉ है उसमें उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है।
पर्दा नशी वुमेन मतलब वैसी वुमेन जो अपने घर में कन्फाइन हो, सोसाइटी से सेक्लूडेड रहे, अकेले में रहे, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करे, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा बाहरी लोगों से कम इंटरेक्ट करे, उसको पर्दा नशी बोलते हैं। तो अगर कोई लेडी इस तरीके की है तो बहुत चांसेस है कि उसको किसी गलत चीज के लिए मना लिया जाए, बिकॉज मे बी वो बहुत ज्यादा बाहर की चीजों से ज्यादा मतलब नहीं रखती है, उसको पता नहीं दुनियादारी कैसे चल रही है, तो वो बहुत चीजों के लिए मान सकती है, तो उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला है। लेकिन हर एक जो कोई भी पर्दा नशी है वो अपने आप को ये क्लेम नहीं कर सकती है कि हम पर्दा नशी वुमेन है और मेरे साथ ये गलत हुआ या मुझसे गलत करके करवाया गया। क्यों? अगर कोई लोग टीन एंड के साथ डील करता है, यानी आप बिजनेस डीलिंग करते हैं, अपने घर में किराएदारों से पैसा वसूल रहे हैं, किराया वसूल रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरीके के पब्लिक से ज्यादा आपका बातचीत हो रहा है, या आप घर के लोगों के अलावा भी बाहरी लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना है, बातचीत है, स्टिल यू आर यूजिंग पर्दा, देन यू आर नॉट कंसीडर्ड अंडर पर्दा नशी वुमेन। पर्दा नशी वुमेन को कंसीडर करने का एक ही वो क्राइटेरिया है कि उनके साथ गलत हो सकता है, इसीलिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, राइट? उनको अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी कह सकते हैं, पर्दा नशी वुमेन का बेनिफिट उठाने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि यू आर कन्फाइंड टू योर द फोर वॉल्स ऑफ योर होम। आप जो भी बातें कर रहे हैं वो अपने ही घर के लोगों से बातें कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहरी दुनिया से आप बहुत एक तरह से सेक्लूडेड है, आपका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आप किसी भी तरीके के बिजनेस डीलिंग में जाते हैं, कोर्ट में जाकर के किसी के लिए गवाही देते हैं, या फिर अपने टीनेंट से पैसा वसूल रहे, अगर इस सब तरह के काम में आप लगे हुए हो, देन इवन इफ यू आर यूजिंग पर्दा, यू आर नॉट कंसीडर्ड अंडर पर्दा नशी वुमेन। तो दोनों ही केसेस में प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ट्रू सेंस में पर्दा नशी हैं या नहीं है, और तभी आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। क्लियर? ये भी एक पॉइंट है, बता दिया है, अगर कहीं कुछ ऑब्जेक्टिव में आता है तो बस याद रखना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट रखा है पढ़ाने में। अब फ्रॉड क्या है? हाँ पूछो। मैम अगर कोई पर्दा नशी वुमेन हो और उसके साथ कुछ मतलब उससे कुछ गलत करवा लिया गया और फिर वो वापस क्लेम करने जाती है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो सही में पर्दा नशी है या फिर ऐसे हाँ ही पता क्लेम कर चलेगा, रही है? पता चलेगा। वो किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, राइट? उसका कोई बिजनेस डीलिंग नहीं होना चाहिए, कोर्ट में जाकर के कभी वो किसी की विटनेस या प्रूफ नहीं है, ठीक है? तो इन सब चीजों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा तो फिर पता चलेगा कि सी इज पर्दा नशी। लेकिन आप ये सब करते हुए भी आप पर्दा करें एंड यू आर क्लेमिंग ऑल दो